नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत आम होने वाला है। आइए सुने शाहजनी सर और जय का घमासान डिबेट। आइए सुनते हैं। पूछना चाहता था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है उसमें आई थिंक उसका इंटरप्रिटेशन आई थिंक गलत किया जा रहा है। बताएं उसको क्या अभी क्या चीज है। जो SC/ST में क्रीमी का कंसेप्ट जो लागू करने के लिए जो बोला जा रहा है उसमें आई थिंक उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, उसको गलत तरीके से लिया जा रहा है। लेकिन कैसे पता चल गया सुप्रीम कोर्ट को कि क्रीमी लेयर वो कैसे दिया जाएगा कैसे नहीं दिया जाएगा, उसको कैसे पता चल गया? उसका तो यही है कि अगर कोई जाति स्पेसिफिक में अगर कोई एक ही जाति के एक ही परिवार के लोग अगर उसका रिजर्वेशन का वो फायदा उठा रहे हैं कैसे तो पता फिर चला ये? उसको पता कैसे चला कि एक नहीं, हाँ, ही डाटा जाति के लोग? हालाँकि नहीं, ये आई थिंक एक परसेप्शन है और हम भी देखते हैं कि हमारे अब आस-पास में अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट जैसा जगह का लोग हुँ, परसेप्शन पे फैसला देगा तो आपको नहीं लग रहा है कि वो मजाक कर रहा है, देश को मजाक का पात्र बना दिया? नहीं, नहीं, डाटा तो परसेप्शन कलेक्ट पे ही नहीं हो रहा फैसले ना थोड़े सर, होते हैं। जाति के आधार पर तो आई थिंक अभी गणना हुई नहीं है ना, पहले हुई थी आई तो थिंक 2011 के अंदर तो हुई है, उसके बाद में कोई तो जाति आधारित एक गणना नहीं की गई। नहीं, 2011 में भी नहीं हुई है। तो जब जाति के आधार पर गणना हुई ही नहीं है, तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए ना कि पहले जाति जनगणना कराओ तब हम इस पर फैसला देंगे। पहले तो उसको नहीं ये सर, कहना हम चाहिए। नहीं, नहीं, हुँ। वो आपकी बात सही है, अब डाटा कलेक्शन करना ज़रूरी है क्योंकि हम कोई भी पॉलिसी बनाते बिना हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन बिना के लिए किसी डाटा के एक बात बताइए, आप जो हैं 5 लोग हैं, 5 लोग गए कहीं पे और कोई व्यक्ति जो है, वो पाँचों स्वस्थ ही दिख रहे हैं और कोई व्यक्ति जो है कह रहा है ये बीमार हैं, ये ज़्यादा ये हैं, ये हैं, ऐसे-ऐसे करके कुछ अनुमान लगा रहा है। तो अनुमान क्या लगाना भई, जब आपके पास एक्स-रे मशीन रखी है, आपके नहीं पास सर, ब्लड सैंपल लेकर उसके जाँच की वस्तु रखी हुई है, आप जाँच करवा तो पाँचों के पाँचों की जाँच करवा दीजिए, लगाइए इंजेक्शन, खींचिए सबसे ब्लड और लेके पूरा सारा का सारा डेटा आ जाएगा ना सामने, कि भाई नहीं किस सर, व्यक्ति में हाँ, कितनी बीमारी है, कहाँ हम पे क्या है। जब डेटा सामने होगा, तब ये फैसला होगा ना कि कौन व्यक्ति जो है फ़ायदा उठा रहा है, किसने आज़ादी के बाद से संपत्ति बना ली, किसने आज़ादी के बाद संपत्ति गँवा दी, किसके पास आज़ादी के 77 साल बाद भी संपत्ति नहीं आई। किसने पूरी संपत्ति हड़प-हड़प के रखी है। ये जब सारा डेटा आ जाएगा तब ना आप लगाइएगा कैप कि किसको क्या देना है, किसको नहीं देना है। तो जाति जनगणना पे मुँह एकदम नील बटे सन्नाटा करके बैठ गए हैं। मुँह ही नहीं खुल रहा है इनका। हुँ? और नहीं कह सर, रहे हैं आपका कि कहना वर्गीकरण तो कर सही दो। है, हुँ? आपका कहना सही है अच्छा, सर। एक एक और बात बताइए। मान लीजिए कि कट ऑफ जनरल का जाता है 100, ठीक है? जी सर, और एससी-एसटी का गया, मान लेते हैं 80 गया या 85 गया, ठीक है? जी सर। इतना हम मान लेते हैं। तो ये वर्गीकरण करने का क्या कारण है भाई? वर्गीकरण तो तब किया जाता है ना जब आप देखते हो कि जितना रिज़र्वेशन दिया गया है तो इनका कट ऑफ अब 100 फ्लो कर रहा है। जनरल का कट ऑफ गया 100 और इन लोगों का चला गया 100-01 या 100-02 या 100-05। तो अब तय हुआ कि अब इनके यहाँ भी एससी-एसटी समाज के अंदर भी क्रीम पैदा हो गए हैं, जो जनरल कट ऑफ को से भी ऊपर इनके कट ऑफ जा रहे हैं। यानी कि नहीं सर, अब ये जो ऐसा बच्चे तो हैं कभी ये हुआ नहीं, क्रीम हो गए हैं। हैं? ऐसा तो कभी हुआ नहीं सर। तो नहीं हुआ है तो क्रीमी लेयर कहाँ से लेके आ गया? सपना आ रहा है क्या उसको? बिना कट ऑफ पार क्रीमी किए लेयर हुए, का बिना बराबर आए क्री हुए वो कैप कैसे लगा दिया? क्रीमी लेयर का मतलब हुँ? ये नहीं है कि सर आपके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। नहीं, क्रीमी लेयर का मतलब फिर है क्या? मतलब क्या है? क्रीमी क्रीमी लेयर लेयर का नाम मतलब रखा ये है है क्रीमी कि लेयर। आप हुँ, जैसे हुँ, हुँ। एग्ज़ाम्पल क्रीमी जैसे लेयर का ग्रामीण हम बताते हैं आपको क्रीमी लेयर का क्या मतलब है। क्रीमी लेयर का ये मतलब है कि एक व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, उसको हॉस्पिटल में रखा गया, उसको एक इंजेक्शन दिया गया और उसको कहा जा रहा है चलो तुमको इंजेक्शन पड़ गया ना, अब चलो तुम यहाँ से निकलो। तुम ठीक हुए हो, नहीं हुए हो उससे कोई मतलब नहीं है, तुमको एक इंजेक्शन पड़ा है चलो हटो निकलो, अब किसी दूसरे को इंजेक्शन दे दें। ये क्रीमी लेयर होता है भाई, ये नहीं होता है ना। देखें आप जो रिज़र्वेशन एग्ज़ाम्पल बता रहे कैसे हैं आया ना, है? रिज़र्वेशन आपने का उद्देश्य क्या था? रिज़र्वेशन रिज़र्वेशन का देने का उद्देश्य था हाँ, सर उद्देश्य क्या सोशली था? और एजुकेशनली बैकवर्ड जो पीपल्स हैं, उनको थोड़ी-सी सहूलियत दी जाए, वो भी प्रशासनिक गतिविधियों में आ पाएँ, उनको ताकि समाज में उनका प्रतिनिधित्व सोशल स्टेटस और ऊपर। रिप्रेजेंटेशन। हाँ, हाँ जी सर। वैसे व्यक्ति जिनको सामाजिक कारण से जिनके सामाजिक कारण से नीच बना दिया गया है, तो उनको प्रतिनिधित्व में आने ही नहीं देता, कहता है नीच है और जिनको पढ़ने ही नहीं दिया, बोला कि इनको पढ़ने का ही अधिकार नहीं है। तो
वैसे लोगों को भी मुख्य धारा में लाने के लिए, रिप्रेजेंटेशन देने के लिए रिजर्वेशन लाया गया। तो यहाँ पे सवाल क्या था, पूरे समुदाय की बात हो रही है कि इन समुदायों के लोग ही नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि धर्म ऐसा बना दिया गया जिस धर्म ने उनके साथ इतना भेदभाव किया कि अब उनको सामने देखना ही नहीं चाहता आगे बढ़ने, ये मुख्य कांसेप्ट था। तो अब इसमें से वो कह रहा है क्रीमी लेयर, अरे कौन सा कहाँ का क्रीमी लेयर? सर जैसे जब एक बच्चे एग्जांपल देखें बताता जय हूँ सर मैं। बोलिए। टीना टाबी हुँ, आईएएस ऑफिसर है, उसके पिताजी भी आई थिंक आईएएस ऑफिसर थे। मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन उसकी जो सिस्टर है वो भी आईएएस ऑफिसर है। तो एक ही फैमिली हुँ, के लोग लगातार प्रशासनिक गतिविधियों में अगर एक्टिव रह पाते हैं और हुँ, उनको अगर आरक्षण मिलता है और उनकी जगह अगर हुँ, उनसी कम्युनिटी के दूसरे लोगों को जो नीचे तबके के हैं अभी, यानी कि उसमें हुँ, प्रशासनिक गतिविधियों में अभी तो उनकी फैमिली कोई हिस्ट्री नहीं है, अब तो एक बात वो अब अगर एक बात फायदा मिलेगा तो बताइए। ज़्यादा बेटर होगा नहीं, ना नहीं, सर। तो आप उनको फ़ायदा दीजिए ना, मना थोड़ी किया जा रहा है कि फ़ायदा मत दीजिए। ये तो बताइए सर एक टीना डाबी सर्टेन जी ने सर्टेन हम उसके सर्टेन तरीके परसेंट हैं। नहीं नहीं, नहीं देखें सर, एक जैक, आप सर्टेन जैक परसेंटेज ही आप तो मेरी सर बात लोगों सुनें। को मिल पाएगा ना। नहीं, नहीं, आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। हम कह रहे हैं कि आप फ़ायदा दीजिए, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं फ़ायदा कैसे देना है। टीना हाँ, दाबी जो हैं, वो एससी समुदाय से, वो बुद्धिस्ट हैं कि नहीं हैं? बुद्धिस्ट है तो वो तो सर बुद्ध बुद्धिस्ट लोगों को अगर तो उसका रिलीजन बुद्धिस्ट है तो सर वो फ़ायदा कैसे ले पाएँगे? काहे नहीं ले पाएँगे? बुद्धिस्ट काहे नहीं ले एससी-एसटी पाएँगे में भाई? थोड़ा बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट एससी-एसटी में आते बुद्धिस्ट हैं क्या? किसमें आते हैं? बुद्धिस्ट लोग किसमें आते हैं? सर मैं राजस्थान से बिलॉन्ग करता हूँ और राजस्थान में बुद्धिस्ट लोग है नहीं एक्चुअली, तो मेरे को इसके बारे में आइडिया हाँ, नहीं है। तो नहीं है तो आपको आइडिया नहीं है ना। भारत के जितने भी लोग हैं उनका कल्चर बुद्धिज़्म ही है। ये कुछ लोग जो हैं अपने को हिंदू, 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 हिंदू करने लगे हैं। पूरे भारत देश का सब लोगों का रिलीजन, भारत लोगों का सब लोगों का धर्म, मज़हब जो है वो बुद्धिज़्म ही है। बाय डिफ़ॉल्ट बुद्धिज़्म है। ये कुछ ज़बरदस्ती हिंदू, हिंदू अपने को चिल्ला रहे हैं, मुस्लिम जो कह दिया हिंदू, तो अपना इन्होंने बुद्धिस्ट से नाम बदल के हिंदू, हिंदू कहना शुरू कर लिया। नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट सब चलो बुद्धिस्ट हैं। तो चलो टीना सर डाबी हम अब सुने बुद्धिस्ट कहानी। मानते हैं। हुँ, हाँ, अब सुने ध्यान से। टीना डाबी अगर एससी वर्ग से हैं, तो अब उन्होंने अपना फॉर्म भरा। तो मान लीजिए कि कट ऑफ जो है एससी कैटेगरी से उन्होंने भरा और कट ऑफ गया जनरल का 100, जी सर। जी जनरल सर। का गया 100, एससी का गया 80, 80 जी नंबर। सर। तो टीना डाबी का अगर वो अच्छी हैं पढ़ने में, अगर उनको ज्ञान है और उनका मार्क्स आ गया 101, ये आ गया जी सर। 101, तो जी सर। अब उस 101 का जब अब सिलेक्शन होगा तो उनको एज ए जनरल में सेलेक्ट कर लीजिए ना, दिक्कत क्या है? वो हाँ, जब तो सर वो जनरल जनरल कैंडिडेट आ रही हैं और उनका जो सीट है, जिस सीट में भरी है एससी कैटेगरी में, ऑलरेडी नीचे से एक वैकेंट हो गया ना, नीचे वाला एक कट ऑफ ऊपर ले आइए, उनको वहां से शिफ्ट करके जनरल में सीट दीजिए। अरे तो सर यही तो समझ नहीं रहे हो आप सर। 100 का क्या कट समझ ऑफ नहीं रहे 100 हैं? गया, 100 कट ऑफ गया है हम्म, जनरल का, 80 नंबर गया हम्म, है एससी का कंटेंट और टीना डाबी के हम्म, नंबर आए हैं 80 हम्म। नंबर ही मान, ठीक है? तो 80 नंबर आए हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी वो तो वो क्रीम नहीं है। एससी की सीट रिज़र्व इसका करेगी ना ये सर। मतलब है, हम क्या कह रहे हैं जैक, इससे ये पता चलता है कि टीना डाबी का अगर 100 भी नहीं ला पाई हैं, अगर 80 ही लाई हैं, सिर्फ एससी का कट ऑफ पार कर रही है, तो क्रीम कहाँ से हो गई? कहाँ से क्रीम तो हो गई सर वो फिर? जब तक वो, यानी कि अरे अभी जो सर मूल धारणा है, ये सुनिए 1 मिनट जैक, 1 मिनट जैक, जैक 1 जी सर। मिनट। यहाँ पे हमें एससी एसटी समाज को भी लेके आना है ना, उनका भी तो कट ऑफ लेके आना है ऊपर बराबर। आप मेरिट का आप देखें, एक तरफ आप मेरिट का रोना रोते हो और दूसरे तरफ आप एससी एसटी समाज में मेरिट भी नहीं पैदा होने देना चाहते। अब ये बताओ टीना डाबी जी की क्या गलती है कि वो एक बार उनका 80 नंबर आ रहा है, अपने समाज की सबसे पढ़ी लिखी और अपने समाज की सबसे अच्छी महिला है, तो अब चूंकि वो 100 नंबर मार्क्स नहीं कट ऑफ पार कर पाएंगी जनरल से, तो अब उनको आईएएस बनने का ही अधिकार नहीं है। यानी कि आप एससी एसटी समाज की जो सबसे पढ़ा लिखा, उनके यहाँ का जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, उसको आप आगे ही नहीं जाने देना चाहते, उसको छाँट के अरे हटा सर देना चाहते हो। हाँ, आप एग्ज़ाम्पल को गलत तरीके से ले रहे हो सर आप। मैं कह रहा हूँ नहीं सर टीना डाबी हम का परिवेश एग्ज़ाम्पल रहा का है, वो एक हुँ, अच्छे एलाइट वर्ग क्या का हो रहा है। परिवेश? तो हम अरे यही सर तो बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों का जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इन लोगों का बैकग्राउंड क्या रहा है? हाँ, वो आपकी बात में सहमत हूँ सर इस बात से। कैसे आप उसमें सहमत मन हैं? भारत में जितने नेता हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है? क्या उनका कोई दादा-परदादा, उनका पिताजी, चाचा, भतीजा कोई नेतागिरी में तो नहीं रहा है? बता दीजिए, क्या उनका बैकग्राउंड तो क्या कहीं पे ऐसा आया है कि अगली बार वो इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएँगे? बोल दीजिए, तो या सर उनका बच्चा ही इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा? सर
इलेक्शन के अंदर भी आई थिंक आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें भी रिजर्व्ड कैटेगरी से सीट फिक्स रहती कि इस पर एससी और एसटी का हम कैंडिडेट ही खड़ा सकता है। हम पूछ रहे हैं ब्राह्मणवादियों का, हम पूछ रहे हैं कि एक बार जिसके पिताजी बन गए नेता, तो उसके बेटा फिर बनेगा नहीं बनेगा? देश में 140 करोड़ जनता है ना। अरे उसकी अपने ही जाति को आपने सुदामा कोटा दे दिया, जरूरत क्या थी सुदामा कोटा की? हट जाते ना और अपने सुदामा को आगे बढ़ने देते। उसको आप आगे आईएएस पीसीएस बनने देते, उसको हर चीज में देते। आपको सुदामा कोटा लाने की क्या जरूरत पड़ गई अलग से? जब आपके यहाँ से एक ही पीढ़ी में जब कोई एक बार बन गया, तो आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ गरीब लोग हैं उनको सुदामा ईडब्ल्यूएस कोटा दो। क्या जरूरत है ईडब्ल्यूएस कोटा की? आप क्या करते कि जो एक-एक बार बन गया है, वो क्या कहता है कि हम अपने जाति के भाई लोग हैं, उनको ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं देंगे, बल्कि अब जो एक बार बन गया है, उनका बच्चा अब दोबारा फॉर्म नहीं भरेगा और इन सीटों पे हमारे जो गरीब लोग हैं, वो अब आएँगे। यही कर देते पहले। पहले अपने हाँ, यहाँ तो ये इम्प्लीमेंट करके सही दिखाते। हुँ, सर एक बात बताइए सर, अगर आप एज ए आईएएस ऑफिसर हो आप, ठीक है, तो आप अपने बच्चों का तो एजुकेशन अच्छे से कर जी। पाएंगे ना? आपके बच्चों को रिजर्व आईएएस ऑफिसर अगर आप एससी एसटी कोटे का फायदा उठा लेते हो आप, तो आपके बच्चे भी क्या एससी एसटी कोटे का फायदा उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, ये बताइए ना? एक बताइए कि जो व्यक्ति एक बार आईएएस बन गया या पीसीएस बन हम्म। गया या जी किसी सर। भी कैटेगरी में ले गया, तो उसके बाद से क्या आप उसको कह देते हो कि अब ये ब्राह्मण बन गया, ये राजपूत बन गया, ये भूमियार बन गया, ये कायस्थ बन गया? क्या आप उनको वो सामाजिक वैल्यू दे देते हो जिसके कारण आरक्षण लाया गया है? आरक्षण लाया गया था उनको सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ापन है, उससे ऊपर लाने के लिए। तो क्या आप जो है शैक्षणिक रूप से तो चलो उनको पढ़ा-लिखा लिया कर लेगा, लेकिन क्या आप सामाजिक वैल्यू उनको वो दर्जा दे दिए कि अब ये उनको भी वही वैल्यू मिलेगी? अब वो उनके बच्चे कहीं जाएँगे तुरंत फ़ोन लग जाएगा, चच्चा-भतीजा के पास कह रहे हैं हमारा बच्चा जा रहा है, इसको आप ले लियो प्राइवेट सेक्टर में, तुरंत उनकी लाखों-लाखों की नौकरी लग जाएगी। उनको तुरंत ही 20-25 लाख का पैकेज मिल जाएगा। ऐसा हो जाता है क्या? सर इस बेसिस पर तो फिर आरक्षण दिया ही नहीं जाना चाहिए ना। आप तो ये कह रहे हो कि नहीं। इस बेसिस पे एससी-एसटी रिज़र्वेशन होना ही चाहिए, ओबीसी रिज़र्वेशन होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि जिसकी जितनी जनसंख्या है, जिन-जिन वर्गीकरण में एससी-एसटी, ओबीसी का जितना जनसंख्या प्रतिशत है, उनको उनके जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ठीक है? नहीं, नहीं इसमें सर, ये आपने मुद्दा ही आ नहीं है, आप आर्थिक मुद्दा ही नहीं है। आप पता है क्या किए हैं? आप जो बात बता रहे हैं ना, आपने इसको बना दिया है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आपने बना दिया इसको। कैसे? पूछिए कैसे? आपने क्या कहा नहीं, कि नहीं वो 80 नंबर ला रही है टीना डाबी, ठीक है? हुँ, जनरल का कट ऑफ गया 100, तो टीना डाबी को इसीलिए आईएएस बनने का नहीं मौका मिलना चाहिए क्योंकि उनके घर के पिता के पास थोड़े से पैसे संपत्ति हो गए हैं, थोड़े से ज़मीन हो गए हैं। यानी आप ये कह रहे हो कि एससी-एसटी समाज का वो तबका जो थोड़ा-सा अपने बच्चे को थोड़ा-सा पढ़ा-लिखा लिया, जो अब ब्राह्मणों से ब्राह्मणवादी ताकतों से उनके सिस्टम में बैठ के फाइट कर सकता है, लड़ सकता है, उसको काट के हटा दो। उसको आगे ही मत बढ़ने दो। सब लोग ओलंपिक में भेजते हैं अपने-अपने कैंडिडेट को, तो हर क्षेत्र जो है, हर देश जो है अपने सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर भेजता है। और आप ये कह रहे हो कि बहुजन समाज के जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर अभी तैयार हो रहे हैं, उनको भेजो ही मत। क्योंकि वो आएगा सिस्टम में बैठेगा तो कहेगा कि भाई वो सारे नियम को जानता है, वो कहेगा कि बहुजनों के ये नियम बनाओ तुम बहुजनों का ऐसे कैसे कर सकते हो? वो लड़ेगा फाइट। तो आप क्या कर रहे हो उन सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को तुम हटाओ, हमको तो वो बच्चा भेज दो जिसको हम आसानी से कह सके एनएफएस नॉट फाउंड सूटेबल और वो नहीं कुछ सर जानता नहीं, उसके माता-पिता मैं कुछ नहीं जानते। एक मिनट जैक आप पूरा पैटर्न समझिए। आपको कैसा बच्चा चाहिए वहाँ पे जो वहाँ पे जाए चुपचाप जाके खड़ा रहे, जिसको पता ही नहीं है सिस्टम, ना उसके माता-पिता कभी उस सिस्टम में रहे हैं जो अपने बच्चे को बता पाए हैं कि देखो मनुवादी कैसे शोषण करते हैं, कैसे सिस्टम को हैक करके रखा है, कुछ नहीं जानता, चुपचाप जाएगा, खड़ा रहेगा। आपको वैसा ही व्यक्ति चाहिए ना जो बहुजन समाज के नाम पर ब्राह्मणवादियों के लिए जाके वहाँ पे फील्डिंग करे, चुपचाप खड़ा रहे हर जगह पे, बोले ही ना। यही चाहिए ना आपको, ऐसा आदमी चाहिए। पर वो नहीं चाहिए जिसके माता-पिता एक बार उस सिस्टम में रह के अपने बच्चों को भी तैयार कर चुके हैं कि बेटा अब जाना ना, तो हमसे ये गलती हो गई थी, तुम इन-इन चीज़ों पर फ़ोकस करना और मनुवादियों को बराबर टक्कर देना। आप चाहते सर नहीं हो कि बहुजन समाज का आपने स्ट्रॉन्ग प्लेयर फिर आगे बढ़े, आप काटना चाहते हो उसके पैर। हाँ, बोलिए। नहीं सर, आपको नहीं लगता कि सर एससी, एसटी, ओबीसी के अंदर एक वर्ग इसके अंदर भी ऊपर और नीचे वाला जो डिस्टेंस है, जो कैसे? कैसे? इकोनॉमिकल बेसिस पर ले ले या इकोनॉमिक है चाहिए? ही नहीं ना।
इकोनॉमिक नहीं, नहीं। बेसिस ही नहीं है ना रिजर्वेशन का बेसिस ही नहीं, इकोनॉमिक नहीं नहीं सर, है। मैं आपकी बात कंसीडर कर रहा हूँ सर, इकोनॉमी के बेसिस नहीं है। हम इन जनरल बात कर रहे हैं। जैसे एससी, एसटी, ओबीसी के अंदर आपको नहीं लगता कि अमीर और गरीब लोगों के बीच में ज़्यादा खाई पैदा हुई है? नहीं, आपको नहीं लगता क्या ऐसा? तो आपको अच्छा एक यानी कि जो सिंपल बात इकोनॉमिक बताइए, नहीं एक बात बताइए, एक सिंपल सी बात हाँ, बताइए। जी सर, जी वो सर। उनके अपने घर के मुद्दे हैं ना, वो उनके नहीं, घर आपस के के मुद्दे घर नहीं के मुद्दे हैं। देखें नहीं, 1 मिनट नहीं जैक ये जैक जैक आप एक बात कॉमन एक पैटर्न पे आप गलती कर रहे हैं। पता है क्या है? वहाँ पे एक जो कॉमन पैटर्न की गलती है वो ये है कि आप बार-बार ऊँचाई-नीचाई आर्थिक आधार पर निकाल रहे हैं। सामाजिक आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी कितना भी उनके पास पैसा हो जाए, ब्राह्मण उनको नीची जात कहता, रोटी-बेटी संबंध नहीं बनाता और अपनी वर्ण व्यवस्था, अपनी जाति व्यवस्था में उनको नीचे रखता है। ये हकीकत है। पैसा किसी के पास अधिक हो जाए बताओ राष्ट्रपति मुर्मू जी गई थी बद्रीनाथ जो भी टेम्पल के भीतर और पुजारी क्या कह रहा है भीतर नहीं घुसने दिया। बीबीसी को रिपोर्ट वो दे रहा है इंटरव्यू वो कह रहा है कि झाड़ू पोछा मारने के लिए तब भीतर घुसने देते हैं, नहीं तो राष्ट्रपति ही क्यों ना उनको भीतर ना घुसने देंगे हम। लेकिन जिसको हम वर्ण करेंगे वही जाएगा और दूसरा आदमी नहीं जाएगा। कोई जाएगा रथ यात्रा के दिन और दूसरा दिन वही अगर राष्ट्रपति आएंगे ना उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अगर वर्ण करके लाएंगे राष्ट्रपति को छिड़ा पहरा कर लिए झाड़ू कर लिए तो अंदर जा सकते हैं, अगर ऐसे नहीं वर्ण कर लाएंगे तो बाहर ही रहेंगे। अब बताइए कि वो तो हर चीज में सक्षम है ना, वो तो देश की फर्स्ट नागरिक हैं। उनके बारे में एक पुजारी ब्राह्मण जो है उसके ऐसे कैसे हिम्मत आ गई। इसी तरह राष्ट्रपति कोविंद जी जब जा रहे थे मंदिर में उनको भी धक्का मुक्की की गई, उनको भीतर गर्भगृह में नहीं घुसने दिया गया। छत्रपति शिवाजी के जो परिवार से थे वो एक मंदिर के ट्रस्टी हैं, उनको गर्भगृह में नहीं घुसने दिया, उसके लिए बावला कट गया था। तो आप ये देखें कि कोई व्यक्ति को सामाजिक अधिकार के आधार पर उसके पास चाहे पैसा ही क्यों ना हो जाए, उसको सामाजिक जो अधिकार है, जो शैक्षणिक अधिकार है, वो ब्राह्मण नहीं ना दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो रिजर्वेशन आर्थिक मुद्दा है ही नहीं कि आप ये सोच रहे हो कि इनका एक पीढ़ी में एक व्यक्ति बन गया है या 2 बन गया है तो इसीलिए ये बने, ये मुद्दा है ही नहीं। वहाँ पे ये सिर्फ मुद्दा एक ही होना चाहिए ना मुद्दा है सर। कि उनका क्यों होना चाहिए? ये क्यों सर होना मुद्दा चाहिए? होना चाहिए ना सर। तो सर ये जैसे बात आप अपने तो जब ये मुद्दा होना चाहिए तो आप अपने गवर्नमेंट से कहिए कि एक बार जातिगत गणना करवा दें, आप पता लगाए किन-किन जातियों के पास कितना संसाधन है कितना पैसा है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, बता रहा है कि 90% पैसा जो है संसाधन जो है 89% वो जनरल वर्ग के पास है। देश की 85-90% बहुजन जनता के पास मात्र 10-11% ही पैसा है। तो अपने सरकार से कहिए कि अगर आर्थिक मुद्दा को आधार बनाना है तो भारत में जितनी जातियां हैं सबका जातिगत जनगणना करवाएं और करा के ये रिपोर्ट जाहिर करें कि ब्राह्मणों के पास कितनी संपत्ति है, क्षत्रियों के पास कितनी संपत्ति है, वैश्यों के पास कितनी संपत्ति है, बहुजनों के पास कितनी संपत्ति है, एससी एसटी ओबीसी के पास कितनी संपत्ति है। आप बंटवारा कर दे, वो जितने भी जिसके पास एक्सेस है उनका सब में बंटवारा कर दे। अब सबके पास धन बराबर हो गया। जब सबके पास धन बराबर हो जाएगा तब हम अब बात करेंगे कि अब सोशली बैकवर्ड कौन है, एजुकेशनली बैकवर्ड कौन है, अब हम बात करेंगे। तो आपको इकोनॉमिक क्राइटेरिया पहले बराबर कर दीजिए। आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया तक बराबर नहीं कर रहे हैं, आप बात इकोनॉमी की कर रहे हैं कि इकोनॉमी के आधार पर ये होना चाहिए वो होना चाहिए। बोलिए। सर सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला दिया है उसमें ये कहा है कि एससी, एसटी, ओबीसी में एक क्रीमी लेयर वाला वर्ग बन गया है जो कि अब इतना कैसे सक्षम पता हो गया चला कि वो उसको? अपनी उसको अपना पता कैसे चला? सपने आते हैं क्या उसको? सर हम केसेस देखते हैं इन जनरल लाइफ के अंदर देखते हैं ना। भाई देखें अब ये मैंने बताया बताइए ना सर आपको। एनोक्डेट जैसे एनोक्डेट लॉजिकल फाल्सी का नाम सुना है आपने? नहीं सर मैंने नहीं सुना है। एनोक नहीं सुना है। एनोक्डेट लॉजिकल फाल्सी का नाम नहीं सुना है। उसको कहते हैं ना पर्सनल एक्सपीरियंस लॉजिकल फाल्सी। हमको ना ख्वाब आता है, सपने आते हैं, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, हमने ऐसा देख लिया है, इसीलिए ये चीज़ सही है। तो सपने आ सर रहे हैं ना उनको, कि उन्होंने देख लिया है। ये बताइए रिपोर्ट जो है वो क्या कह रही है? हुँ? रामविलास पासवान ऑक्सफैम को जानते हो? रामविलास पासवान को जानते हो आप? कितना प्रतिशत जनसंख्या है उनकी पूरे भारत में एससी समुदाय के अंदर? रामविलास पासवान एक पर्सन का नाम है, जाति नहीं है ये। क्या कहा आपने? रामविलास पासवान को जानते हो आप? मतलब उनका प्रतिशत तो होगा ना जनसंख्या प्रतिशत की भारत में प्रतिशत नहीं कितनी है सर, जनसंख्या ये एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और ये बीजेपी में है फिलहाल और ये अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ना उसका विरोध कर रहे हैं ये। इनका फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिशियन कर रहा है और ये लगातार एक यानी कि इनका हायरार्की चली आ रही है। उसके दादा थे, दादा के बाद में इसके पापा बने, पापा के बाद में अब वो खुद है।
तो अब हाँ, ऐसी तो हायरार्की बन के आ बता रही है सर। अब उसमें अब वहाँ से वो अपना उनको अगर ये हायरार्की उनकी टूट जाती है, तो इनकी जगह कोई अब उन्हीं की कम्युनिटी का कोई दूसरा बंदा उनको रिप्रेज़ेंट करेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना सर। यही बात सुप्रीम तो कोर्ट हम का ये ब्राह्मणों से ये कह ये रहे हैं। फैसला ही यही बात सिंपल सा यही बात हम यही बात तो हम सुप्रीम कोर्ट से भी कह रहे हैं कि जो बैठे हैं सब वहाँ पे एक हायरार्की बना दें कि देश में हाँ सर, 140 करोड़ वो जनता है और भी तो नहीं हाँ जाति सर के वो लोग अब हैं। मैं यही सब बैठ के काहे बैठे हुए हैं? एक बार हाँ, तोड़े तो। एक बार हाँ, पैटर्न इन तो सब तोड़ के दिखाएँ। मैं हुँ। आपकी बातों का समर्थन करता हूँ सर। इस चीज़ का समर्थन करता हूँ, लेकिन आप जो नहीं, नहीं, सुप्रीम कोर्ट आप का जो नहीं समर्थन कर रहे हैं नहीं, ना, नहीं, चक्कर नहीं, ये मैं है कि आप डेफ़िनिट समर्थन देखें, आप सर मैं समर्थन कर रहा नहीं हूँ कर मैं रहे हैं। नहीं नहीं सर, कर मैं आपकी आपके बात का समर्थन समर्थन से कर रहा हूँ अच्छा ये सर। बताइए ये आपके समर्थन का फ़ायदा क्या हो रहा है? आपके सर समर्थन का फ़ायदा क्या है? नहीं सर, भारत में जब आपने सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति है, सुनिए ज़रा ध्यान से, सर आप मेरी बात को सुनिए सर। भारत नहीं आपका हम जो चैनल हम का नाम है शुद्ध वो शुद्ध रेशनल वर्ड करके है। तो देखें, आप रेशनल नहीं तरीके से रैशनल वर्ड सोचते हैं है, सर। हम रैशनल तरीके से सोच रहे हैं, आप इरेशनल तरीके से सोच रहे हैं। नहीं सर, हम मैं बता रहे रेशनल हैं तरीके से सोच रहा हूँ नहीं सर। तो ये बताइए हाँ, ये बताइए ये आंकड़ा आपको दिख रहा है ये? बताइए। जी सर, हाँ। इसमें क्या लिखा है? इंडिया रिचेस्ट 1% ओन मोर देन 40% ऑफ टोटल वेल्थ ऑक्सफैम। ये बता रहा है कि सिर्फ भारत के 1% धनी लोग जो हैं, पूरे भारत का 40% पैसा वेल्थ जो है रखे हुए हैं। ये दिख जी रहा है सर। आंकड़ा? जी अब सर। बताइए अब बचा 60% पैसा। कितना बचा? 60%। हाँ, अब जी आप सर। ये बताइए कि ये जो 60% बचा तो ये बाकी के जो 9-10% होंगे जो जनरल वर्ग, उनके पास अब कितना पैसा जाएगा? जी सर, सोचिए ज़रा, वो सही बात आप रेशनली नहीं, बोल ये रहे हैं ना? आपकी तो हाँ, आपकी जब बात सही है सर। बहुजन समाज के पास अब ये देखिए ये देखिए ये फ़ोटो दिखाया है कि ये कैसे ये वेल्थ में टंगे हुए हैं, बाकी लोग उनसे कमज़ोर हैं। तो जब सब चीज़ दिख रहा है कि सारा वेल्थ जो है, यही ब्राह्मणवादियों के पास है, तो आप किस हिसाब से कौन-सा गाना गा रहे हैं भाई कि उनको मिलना चाहिए, इनको नहीं मिलना चाहिए? हैं? आप आर्थिक आधार कैसे बना लिए कि एक व्यक्ति को मिल गया? अरे भाई, आप कैसे तय कर लिए क्रीमी लेयर? अगर आपको ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति के साथ जो रिज़र्वेशन का कारण है सामाजिक और शैक्षणिक, क्या वो दोनों चीज़ें सही हो गईं? अगर वो सही हो जाती हैं तब तो मैं आपकी बात मान लिया कि किसी की व्यक्ति के घर में एक की नौकरी लग गई और उसके बाद से वो अब ब्राह्मण बन गया। ब्राह्मण लोग अपने लड़की का शादी करने पहुँच रहे हैं उसके घर में, आ जा रहे हैं, उसको बना लिए, गोत्र-वोत्र दे दिए, ला भाई आप तो हमारे जाति बिरादरी के हो गए। सामाजिक परिवेश में सब लोग गले बिछा के लग गए। अगर इस तरह की कोई घटना घट रही है तब मैं मानूँगा कि हाँ भाई जातिवाद घट गया, खत्म हो गया, अब तो ये क्रीम नहीं बन गई सर, भाई। सिर्फ अगर जातिवाद ऐसा को खत्म नहीं करने घट रहा है सुनिए, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक झूठा दिमाग लगा रहे हैं लोगों को बरगलाने के लिए। ये सिर्फ़ एक सर झूठा बरकरार दिलासा है और हाँ, ये बरगलाने के लिए पब्लिक को सीधे-सीधे बरगलाने की बात यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे एक बात बताइए, जो व्यक्ति अभी 100 कट ऑफ नहीं पार कर पा रहे हैं, आप उनमें क्रीम छाट रहे हैं, शर्म तक नहीं आती लोगों को? कि ये कम्युनिटी में अभी जनरल के बराबर कट ऑफ नहीं पहुँच रही है, उसमें से जो बच्चे अभी तैयार हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कम से कम उनको तो और आगे बढ़ने दो, ताकि वो 100 अरे तक पहुँच जाए। जब पहुँचेंगे तो उनको हम जनरल में कंसीडर कर लेंगे। आप सर उनको चाहते हो कि जो पीढ़ी हाँ, बोलिए? जन जनरल में तो कंसीडर होते ही है ना सर। जैसे कि कोई कहाँ कट ऑफ है, कंसीडर अगर होते हैं? वो जनरल कहाँ कंसीडर होते हैं? कैसे सर कंसीडर हो जाएँगे? एससी-एसटी के जो बंदे हैं, अगर उनके हुँ, रिज़र्व कैटेगरी से हैं, अगर वो हुँ, उनका सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा नंबर आता है, जितना हुँ, जनरल से अबव नंबर आता है उनका, तो वो एज़ ए जनरल हुँ। में काउंट होते हैं सर, एससी-एसटी में काउंट नहीं होंगे वो। तो अगर जब जनरल से काउंट हो जाते हैं, तो फिर दर्द काहे उठ रहा है फिर लोगों को? नहीं, दर्द फिर कहाँ क्यों उठ रहा है दर्द सर? उठ रहा है? दर्द की कोई बात ही नहीं है तो ना यही सर। तो दर्द ये वही दर्द है ना। आप इस आधार पर कैसे निकाल दिए कि इसको मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए। अगर आप अरे! ये नियम बना रखे हो, उनको जब जनरल में एज़ ए कंसीडर तो वो क्रीम हुए ना, उनको जाने दो अगर कट ऑफ आ रहा है तो। कट ऑफ आ अरे! रहा है जब उनको जनरल से आप सीट दे ही रहे हो, तो वो ठीक तो है, फिर क्या दिक्कत है? जब अरे तो जैसे-जैसे वो आगे बढ़ जाएगी चीज़ें, फिर वैसे-वैसे देखा जाएगा। अभी सर कट वो ऑफ नहीं बराबर हुआ क्रीम है, की आप उसमें दिमाग लगा दिए, उसमें क्रीम बना दिए उसमें उसको। क्रीम की बात नहीं है सर। उसमें अगर हुँ, जनरल की कट ऑफ से अगर आप ज़्यादा नंबर लेके आते हो, एज़ ए एससी, एसटी, हुँ, ओबीसी अगर मैं हूँ और मैं जनरल से हुँ। ज़्यादा नंबर लेके आता हूँ, या जनरल की कट ऑफ के बराबर नंबर लेके आता हूँ, तो मैं जनरल में कंसिडर होऊँगा ना। उसमें मेरा एससी, एसटी, ओबीसी का कोई मतलब नहीं रहेगा। वो कौन डिफरेंट बोल चीज़ है। दिया आपसे? कौन बोल अरे दिया सर, आपसे? ऐसा ही होता है सर। ऐसा नहीं होता है, जैक ऐसा ऐसा ही नहीं होता है होता है। सर।
अरे ऐसा कुछ ऐसा ही नहीं क्यों होता होता है, है? हम आपको बताते हैं कैसे होता है। सर हम ये आपको बात बताते बताइए हैं। सर, अगर आप आपकी अरे जनरल से हम ज़्यादा आपको नंबर बताते हैं भाई, अरे हम काउंसलिंग में रहे हैं भाई, आप कहाँ हैं? ये सब काम करके हम बैठे हुए हैं, आप पता नहीं क्या कहानी गढ़ रहे हैं। ऐसे होता है, पहले बुलाया जाएगा एससी को और एसटी को। अब एससी एसटी कैटेगरी में जिनकी जितना जो हायर रैंक होगा, उनको क्या करेगा कि चूँकि उनको कहेगा आपकी काउंसलिंग है, तो जिनकी भले ही जनरल से ज़्यादा मार्क्स आए हुए हों, वो भी सोचेंगे कि हम तो इसमें टॉप हैं, हमारी काउंसलिंग पहले हो रही है, तो उनको अच्छी जगह, अच्छा पद पोजीशन मिल जाएगा, जहाँ मनचाही जगह मिल जाएगी। तो उनका काउंसलिंग ही पहले करवा देगा। तो जब उनको पहले काउंसलिंग करा के पहले अलॉट कर देगा, तो जनरल में होगा ही नहीं। उसके बाद से बुलाएगा ओबीसी को। अब ओबीसी के जितने भी टॉप वाले रैंकर हैं, सबको ओबीसी ही कैटेगरी में वो जगह प्रोवाइड कर देगा। जब इन दोनों की हो गई, अब बुलाएगा जनरल को। तो जितने भी एससी एसटी ओबीसी सर का अब कोई भी बंदा वो बचा ही नहीं। 1 मिनट, अब इनका कोई भी वो बंदा नहीं बचा जो जनरल से ऊपर, क्योंकि उनको पहले ही अलॉट कर चुका है। तो अब सर जनरल ऐसा वाले नहीं जो होता जाते है हैं, सर, उनमें सारे जनरल आप कह रहे गलत ऐसा ही होता है, ऐसा ही ऐसा होता नहीं होता है, है सर। ऐसा कहाँ, अच्छा कहाँ नहीं होता है बताइए आप हमें, कहाँ नहीं होता है? कहीं बोलिए। ऐसा तो यार ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है अब सर। अच्छा, अच्छा हमेशा कहीं सीट एग्ज़ाम दिए हैं? रिज़र्व कोई कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं? सर मैं तो देता रहता किसी हूँ सर। गवर्नमेंट में, तो कभी गवर्नमेंट में हुआ है किसी सेक्टर में? कभी गए हैं सिलेक्शन टीम में? सर अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। आप राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलिए। वो क्या चीज़ है? राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलिए मैं सर, उसमें अरे एज़ भाई ए हम स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्या चीज़ है वो क्या एजुकेशनल है ना? एजुकेशनल यूनिवर्सिटी है ये। तो अरे एजुकेशनल यूनिवर्सिटी में अलग पैटर्न है, हम जॉब की बात कर रहे हैं। तो जॉब में एजुकेशनल भी में सर तो ऐसे होता है, सुनिए आप बताता हूँ मैं, एजुकेशनल में कैसे होता है, एजुकेशनल में ऐसे होता है कि टॉप 1000 रैंक को बुलाया गया। अब उस कैटेगरी में जो एससी, एसटी, ओबीसी जितने पढ़ रहे होंगे, तो उनको हुँ, क्या कंसीडर करेगा वो? उनको ऐसे कंसीडर कर लेगा कि अब 1000 में कोई एससी, एसटी अगर नहीं आया तो उनकी सीट वैसे ही खाली रहेगी या जनरल को धर लेगा। फिर अगले फिर 5000 को बुलाएगा। अब उस 5000 में मान लेते हैं कोई एससी एसटी भी उस 5000 में आया, क्योंकि उसकी अपनी एक कैटेगरी होगी, अपने क्लास की, और फिर एक जनरल में भी उसका रैंक कंसीडर होगा। तो उसमें क्या होगा कि अब जनरल के 5000 में आ रहा है, लेकिन अपनी कैटेगरी में वो टॉप 1 में है। तो अब क्या करेंगे कि उसमें उसको रैंक देंगे, उस 5000 वाले में कहेंगे कि आप जो चूज़ करना है वो चूज़ कर लो। तो उसको फॉर अपने कैटेगरी के एग्ज़ाम्पल अनुसार, 1 मिनट, उसको अपने फॉर कैटेगरी एग्ज़ाम्पल के सर, अनुसार आप बेहतर एग्ज़ाम्पल सही कॉलेज, नहीं ए ले रुक रहे। जाएँ भाई, अरे भाई एग्ज़ाम्पल रुक सही नहीं जाएँ। दे रहे सर। एग्ज़ाम्पल सुनिए। अरे सब हम जानते हैं, अरे सब सही दे रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं मेरी बात को। अब वो क्या करेंगे कि वो व्यक्ति को अपने कैटेगरी में टॉप कॉलेज मिल रहा होगा, तो वो उसमें जाएगा। तो जनरल के कैटेगरी से अगर वो जाना चाहेगा, तो जनरल कैटेगरी में उसका तो टॉप 1000 में आया नहीं, तब उसको बाहर के कॉलेज मिलेंगे। तो उसको ये क्या करते हैं, उसकी ही कैटेगरी में दिला देंगे। इससे क्या होता है कि आपने एससी, एसटी, ओबीसी के जो रैंक है, उनको उनके ही कैटेगरी में डाल देते हो, उनके टॉप रैंकर को भी। ये भारत का इतिहास है। आप कहाँ कहानी पढ़ रहे हो? आप जो कहानी बता रहे हो, अब मैं बताता हूँ बैंकिंग का। बैंकिंग में क्या होता है, जो भी यहाँ पे लोग हैं, जो भी क्वालीफाई हुए होंगे, जिन्होंने भी बैंकिंग में जॉब की होगी, सबको पता है कि वहाँ पे क्या करते हैं कि पहले बुला लेंगे एससी, एसटी को, काउंसलिंग करके जितने टॉप रैंकर हैं उनको सब पहुँचा देंगे उनके मन मुताबिक जगहों पे। अब फिर ओबीसी को बुलाएँगे, उनको डाल देंगे, फिर जनरल को बुलाएँगे। अब कोई एससी, एसटी, ओबीसी का टॉप रैंकर बचेगा नहीं जो जनरल के साथ आए। तो ये भर्ती का पैटर्न है। आप पता नहीं क्या उस समय से बताए पड़े हैं। दूसरी बात यहाँ पे जैक, कि सुप्रीम कोर्ट जो ये फैसला दे रहा है, पहले वो अपनी दूर करे कि उसने क्यों नहीं ईडब्ल्यूएस कोटा क्यों लेके आ गया वो। वो पता है ना, बिना जातिगत जनगणना के, बिना किसके पास कितना आर्थिक इकोनॉमिक पैकेज है कि नहीं है, वो बिना दुनिया को बताए हुए, दिखाए हुए, बिना किसी आंकड़े के अगर कोई फैसला दे रहा है, तो पता चल रहा है कि उसके अंदर का ब्राह्मणवाद पल रहा है और उसके आधार पर दे रहा है। भाई डॉक्टर अपनी दवा तक नहीं लिखता, कहेगा कि नहीं हमको पूरी रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट के अनुसार हमको पता चलेगा बीमारी क्या है तब हम देंगे, और सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह पे बिना किसी जातिगत जनगणना के, बिना संसाधनों के ये घोषित कर देना, वर्गीकरण कर देना, इनोग्रेट लॉजिकल फॉल्सी, वो यहाँ नहीं चलता है जैक। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको काफ़ी सफिशिएंट समय दे दिया है आपको। चलिए, बिना जब तक सेंसस कास्ट सेंसस नहीं हो जाएगा, जब तक वो जानकारी नहीं आती है, तब तक हम बता नहीं सकते। हवा में तीर मारने जैसी बात है। बहुजन जर्नी यहाँ लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एसटी, एससी सूची में वर्गीकरण क्रीमी लेयर तक मामला नहीं रुकेगा। यह अंततः राजनीतिक आरक्षण को भी खत्म करेगा। एसचे सर, जय भीम, नमो बुद्धाय।
आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।